हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का अपना चैप्टर नंबर 4 जो आपका है सत्ता के नए केंद्र, इसका आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका चाइना की जो इकोनॉमी है उसके राइजिंग को हम लोग देखेंगे। चीन के अर्थव्यवस्था का उत्थान आज का हमारा टॉपिक होगा कि जो चाइना है, जो हमारा पड़ोसी देश चाइना है, उसके उत्थान के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके प्रोग्रेशन के बारे में। क्या जो चाइना था वो पहले भी उसी तरीके का था, मतलब कि जो चीन की अर्थव्यवस्था का जो उत्थान हमें देखने के लिए मिला है, कि उसका इतिहास भी अगर हम लोग देखेंगे तो पहले भी क्या चाइना का जो अर्थव्यवस्था था वो उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा था जिस तरीके से अभी बढ़ रहा है। इस सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। सबसे पहली बात कि चाइना जो है वो एक भारत का पड़ोसी देश है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाइना भारत का एक पड़ोसी देश है। और अगर हम लोग बात करें तो चाइना आज के समय में अगर देखा जाए तो एक महाशक्ति से कम नहीं है। ठीक है, एक महाशक्ति से कम हम लोग चाइना को नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा भी है, चीन ने बहुत तेज़ी से आर्थिक तरक्की की है, जिससे चीन महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो चाइना जो है उसने बहुत तेज़ी से आर्थिक तरक्की की, उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही स्पीड से हुआ है। ठीक है, उसका ग्राफ बिल्कुल ऊपर गया है। ठीक है, बहुत तेज़ी से आर्थिक तरक्की की है, जिससे वो एक सुपर पावर के जैसा हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आर्थिक सुधार करने के बाद से चीन बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास कर रहा है। जब से चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आया है, जब से चाइना जो देश है आपका वो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आया है, तब से जो उसका हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से देखने के लिए मिला है। ठीक है, चाइना जब से इकोनॉमिक जितना भी रिफॉर्म लेके आया है तब से उसने बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ किया है। ठीक है, बहुत तेज़ी से उसका विकास हम लोग को देखने के लिए मिला है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर हम लोग बात करें तो उसने कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी कुछ देर बाद हम लोग जब अब की चाइना की हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे तो उस समय हम लोग यही जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चाइना अगर इसी गति से चलते रहे, ठीक है, इस तरीके का एक प्रकार से आप कह सकते हो कि सपोजिशन किया गया है कि अगर चाइना इसी तरीके से चलते रहे, जिस गति से वो चल रहा है, जिस मोशन से वो चल रहा है, तो 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वो बन जाएगी। और शायद से ऐसा भी हो जाए कि वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो अमेरिका से भी आगे निकल जाए। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो जो चाइना है, चाइना का पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव के कारण आर्थिक स्तर पर पूर्व एशिया के विकास का इंजन बन चुका है। इसी कारण चीन का क्षेत्रीय मामले में काफ़ी प्रभाव है। इसका अर्थ ये है कि जो चाइना देश है आपका, चाइना देश का चाइना की जितने भी नेबर्स कंट्री है उसके साथ जुड़ाव के कारण, ठीक है, जितने भी पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव के कारण, जो चाइना की जितनी पड़ोसी देश है उसके जुड़ाव के कारण जो चाइना है वो इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली जो आपके पूर्व एशिया के देश है, ठीक है, पूर्व एशिया के देश है, उनके विकास का एक प्रकार से इंजन बन चुका है। ठीक है, पूर्व एशिया के देशों के विकास का इंजन बन चुका है। कौन बन चुका है? चाइना देश आपका बन चुका है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो इसी कारण, ठीक है, इसी रीज़न की वजह से जो चाइना है इसका रीजनल जितना भी मैटर होता है इसमें इसका काफ़ी हमें प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो चाइना जो है आपका, चाइना की विशाल जनसंख्या, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्र अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो जो चाइना जो आपका देश है, सबसे पहली बात, चाइना के पास एक विशाल जनसंख्या है। जैसा कि आपको पता भी होगा, जो चाइना की जो अगर हम लोग आबादी की बात करें, जो चाइना की देश की आबादी है वो विश्व में सबसे नंबर 1 में है। ठीक है, जो विश्व में पहला स्थान है आबादी वाला वो चाइना है, और दूसरे स्थान में जैसा कि आपको पता भी होगा वो कौन सा है? भारत है। ठीक है, भारत देश है आपका सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में। ठीक है, और अगर फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री मतलब कि पॉपुलेशन में अगर हम लोग देखें तो वो आपका चाइना ही है। ठीक है, और जो चाइना है उसके पास बड़ा भूभाग भी है। ठीक है, इसके पास जो भूभाग है, ठीक है, जो ज़मीन है वो भी बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर इसको हम लोग विश्व के हिसाब से देखें, ठीक है, विश्व में अगर इसका स्थान देखें कि इसका कौन से नंबर में इसका रैंकिंग होगा, तो ये जो चाइना है ये 4th लार्जेस्ट, ठीक है, इसका भूभाग है। ठीक है, 4th लार्जेस्ट इसका लैंड है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा अगर हम लोग बोले तो इसके पास संसाधनों की तो कमी नहीं है।
चाइना के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। और क्षेत्र अवस्थिति मतलब क्या है इसका अर्थ ये है जो चाइना है ना इस जगह सिचुएटेड है, ठीक है, ऐसी जगह पे सिचुएटेड है। अगर आप बात करोगे तो चाइना के अगर ऊपर की साइड आप देखोगे, अगर आपके पास मैप हो तो आप देखना, तो चाइना के ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मंगोलिया देश है, ठीक है। चाइना के पड़ोसी देश हम लोग हो गए भारत, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। और जितने भी मैंने आपके आसियान की कंट्री बताए थे वो देश भी हो गए। तो चाइना एक ऐसे स्थान पे सिचुएटेड है कि इसके पास ज़्यादातर देश इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो चाइना है ना उसके पास पानी भी, मतलब कि वो जितने भी पानी वाले एरिया में वो सिचुएटेड है, ठीक है। मतलब कि वो इस जगह पे सिचुएटेड है कि वो बहुत ही अच्छा स्थान है, कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, ठीक है। और राजनीतिक प्रभाव चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। जो चाइना है उसका पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा हम लोग को इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये चीज़ ही आपको अच्छी तरीके से समझना है। और अगर हम लोग अब बात करें कि चाइना जो है उसके इतिहास क्या है, कि चाइना जो था वो पहले से भी उसी तरीके का था जैसा अभी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो अभी के समय अगर आप चाइना को देखोगे तो बहुत तेज़ी से उसका हम लोग को ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इतिहास में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इतिहास में भी क्या चाइना उसी तरीके का था जैसे अभी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग इसमें समझेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे कि चाइना का इतिहास क्या है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ चाइना। तो हम लोग समझते हैं 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, ठीक है। 1949 में क्या होता है, चीन में साम्यवादी क्रांति होती है जो पूंजीवादी दुनिया के खिलाफ होती है, ठीक है। इसको थोड़ा आप समझो कि 1949 में जब चीन में साम्यवादी क्रांति होती है उसका नेतृत्व कौन करते हैं, माओ जो आपके नेता होते हैं उनका पूरा नाम होता है माओ तसे तुंग, ठीक है। ये उनका नेतृत्व कर रहे होते हैं, ठीक है, चाइना की तरफ से। और 1949 में चीन को आज़ादी मिलती है, ठीक है। 1949 में जो चाइना है उसको आज़ादी मिलती है। थोड़ा सा भारत से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो भारत को आज़ादी कब मिली थी, भारत को आज़ादी मिला था 1947 में, है ना। तो 1947 में भारत को आज़ादी मिलता है और चाइना को आज़ादी कब मिलता है, 1949 में। तब भी अगर आप देखोगे तो चाइना जो है उसको आज़ादी हम लोग से 2 साल बाद ही मिला है। और अभी के समय जो चाइना देश है उसकी अर्थव्यवस्था भी हमें बहुत ही विकसित देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि चाइना जो है उसको आज़ादी कब मिलती है, 1949 में। और इंडिया को आज़ादी कब मिलती है, 1947 में। तो इंडिया को जब आज़ादी 1947 में मिलती है तब भी ऐसा क्यों है कि इंडिया अभी चाइना से नीचे है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से जो इंडिया है वो भी चाइना से नीचे है। इसकी बात वैसे हम लोग करेंगे नहीं, अभी हम लोग को यही जानना है कि जो चाइना है उसकी हम लोग हिस्ट्री को समझ रहे हैं, ठीक है। तो चाइना की हिस्ट्री क्या है, 1949 में चाइना को आज़ादी मिलती है, ठीक है। और फिर चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते को तोड़ दिया, मतलब कि वो पूंजीवादी दुनिया से उसके खिलाफ में था, ठीक है। पूंजीवादी दुनिया जो था उसके खिलाफ में था, अमेरिका के खिलाफ में था। अब जब वो पूंजीवादी दुनिया के खिलाफ में था तो उस समय क्या होता है, उस समय ये होता है, आपको थोड़ा और समझना है कि जो चाइना है, आपको पहले ये समझना है कि जो आपका पूंजीवादी और साम्यवादी जो दुनिया है उसके बारे में आप थोड़ा समझो। तो जो आपका अमेरिका की साइड है वो आपका पूंजीवादी दुनिया हो गया, ठीक है। और जो आपका सोवियत संघ के साइड है वो आपका साम्यवादी वाला दुनिया हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो चाइना है उसने जब पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते को तोड़ देता है तो उसके पास ऐसे समय में चीन के पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। इसका अर्थ क्या है, चाइना जो है जब पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते को तोड़ देता है तो उस समय उसको अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। हालांकि वो बात अलग है कि उस समय चाइना को सोवियत संघ से सहायता मिल रहा था और सलाह भी मिल रहा था, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझना है। फिर चाइना ने विकास के लिए एक मॉडल अपनाया। उस मॉडल में क्या था कि खेती से पूंजी बनाएंगे और उस पूंजी से बड़े बड़े इंडस्ट्री को खड़ा करेंगे और वो जो इंडस्ट्री होगी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, एक और बार यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो चाइना ने विकास के लिए खेती से पूंजी बनाकर बड़े उद्योगों को खड़े करने पर बल दिया, जो चाइना का एक मॉडल था। इसका अर्थ अगर हम लोग दोबारा से समझे तो चाइना ने अपने विकास के लिए एक मॉडल अपनाया, जो मॉडल क्या था
कि वो लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे और उससे जो पैसा आएगा उससे क्या करेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री को खड़ा करेंगे और वो जो इंडस्ट्री होगी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। ठीक है, जो चाइना का एक मॉडल था। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत जगह ये काम आने वाला है, जो चाइना का मॉडल है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि चाइना के पास विदेशी बाजारों से तकनीक और सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी। ठीक है, यहाँ पर विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चाइना ने अपने ही देश में सामान बनाना शुरू कर दिया। एक चीज़ समझना है आपको, पता है क्या समझना है कि जो चाइना देश है उसके पास जो विदेशी बाजार है उससे टेक्नोलॉजी खरीदना हो, कोई सामान खरीदना हो, तो उसके पास क्या था, विदेशी जो मुद्रा होती है, जो फॉरेन करेंसी होती है, उसका कमी था, उसके पास लैक ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो उसके पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, तो उसके कारण जो चाइना था वो क्या कर रहा था, अपने ही देश में जो टेक्नोलॉजी वो बाहर के देशों से इंपोर्ट करना चाह रहा था, इससे अच्छा वो क्या करे, अपने ही देश में उसको बना ले। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सामान को क्या करे, अपने ही देश में सामान बनाना शुरू कर दे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इस मॉडल से, ये जो चाइना का मॉडल था, कौन सा मॉडल, चाइना का मॉडल था कि खेती से जो पैसा आएगा, पैसा से क्या करेंगे, इंडस्ट्री को खड़ा करेंगे, जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। तो वो जो चाइना का मॉडल था उससे कई लोगों को रोज़गार मिला। ठीक है, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग समझे तो चाइना ने अपने लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया। ठीक है, इससे चाइना आगे निकल गया। इसने विकास के लिए चाइना ने अपने ही लोगों को क्या किया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाया। ठीक है, मतलब कि एक तो एजुकेशन भी चाइना दिया, हेल्थ फैसिलिटी भी दिया, जिससे जो चाइना है उसकी अर्थव्यवस्था, हमें ग्रोथ, उनकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ देखने के लिए हम लोग को यहाँ पर मिल रही है। जो चाइना है वो यहाँ पर आगे निकलते हुए हमें दिख रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि चाइना की अर्थव्यवस्था का विकास तो 5 से 6% की दर से बढ़ा। ठीक है, 5 से 6% की दर से चाइना की जो विकास है वो बढ़ा है। ठीक है, लेकिन चाइना की जो पॉपुलेशन है वो भी 2 से 3% की दर से बढ़ी। मतलब कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है लेकिन साथ साथ पॉपुलेशन का भी विकास देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि खराब बात, ठीक है, ये खराब है ना। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो चाइना, जनसंख्या के कारण चाइना को नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, पॉपुलेशन के रीज़न के वजह से चाइना को जो है हानि देखने के लिए मिली। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, चाइना जो है वो कानून बनाता है। ठीक है, चाइना जो है वो कानून बनाता है। ठीक है, एक संतान की नीति आप देखोगे। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होगा उसको समझ में आ रहा होगा। तो चाइना कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण किया। ठीक है, चाइना ने क्या किया था उस समय, वन चाइल्ड पॉलिसी के नाम से एक कानून बनाया था। उसके बाद उसने जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल किया। लेकिन अगर हम लोग उसकी बात करें तो उससे जो वृद्ध व्यक्ति थे उनका अनुपात हमें ज़्यादा देखने के लिए मिला है। ठीक है, अगर कोई 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो खेती की पैदावार उद्योगों के लिए काफ़ी नहीं थी। जो खेत में जितनी भी पैदावार हो रही थी वो उद्योगों के लिए काफ़ी नहीं थी। ठीक है, और चाइना की औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। चाइना का जो औद्योगिक उत्पादन था वो तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। विदेशी व्यापार ना के बराबर था। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो गई थी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से समझना है। यहाँ से जो चाइना है उसका टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का एक जो लाइफ होता है उसका टर्निंग पॉइंट देखने के लिए मिलता है, वैसे ही ये जो चाइना देश है उसका टर्निंग पॉइंट हमें यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। तो चाइना ने 1970 के दशक में कई नीतिगत फैसले किए, जिसमें चाइना ने सबसे पहला फैसला क्या किया, उसकी जो पहले उसने क्या किया, सबसे पहले चाइना ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाया। ठीक है, और आर्थिक और राजनीतिक एकांतवास को ख़त्म किया। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है चाइना ने क्या किया, 1972 में अमेरिका से रिलेशन बनाया, जिसके कारण क्या हुआ, वो पहले चाइना एक रहता था। ठीक है, एकांत में रहता था। जैसे कोई बच्चा है वो एकांत में रह रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में उसके दोस्त बन गए। उसी तरीके से जो चाइना है उसने क्या किया, अमेरिका से जब संबंध बनाया तो उसने आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। एक प्रकार से उसने एकांतवास को फिनिश कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। 1973 में पीएम जो होते हैं चाइना के, उनका नाम होता है चाउ एन लाई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा।
ठीक है। 1973 में जो आपके पीएम होते हैं चाउ एन लाई, वो क्या करते हैं, 4 सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन का प्रस्ताव रखते हैं। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, कृषि मतलब कि एग्रीकल्चर, ठीक है, उद्योग हो गया, सेना हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर है, ठीक है। तो किसने रखा था ये प्रस्ताव, चाउ एन लाई ने रखा था। 1 मार्क्स के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 1978 में देंग सियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति चलाई, ठीक है। 1977 में जो देंग सियाओपिंग जो आपके नेताजी है, उन्होंने क्या किया, खुले द्वार की नीति चला दी। अब ये खुले द्वार की नीति क्या होती है, खुले द्वार की नीति क्या होती है कि अपने द्वार को खोल लेना, ठीक है, जिससे जो बाहरी देश के कंट्री है वो हमारे देश में आकर व्यापार कर सके, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब चाइना में एक और पॉलिसी बनाया जाता है कि क्या करेंगे, विदेशी पूंजी में और प्रौद्योगिकी में निवेश करके उच्चतम उत्पादकता को प्राप्त किया जाएगा। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब ये है कि चाइना क्या करेगा, विदेशी पूंजी में, ठीक है, विदेशी पूंजी और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग क्या करेंगे, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। मतलब क्या इसका अर्थ ये है उच्चतम उत्पादकता को हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, तो चाइना फिर क्या करता है, शॉक थेरेपी को नहीं अपनाता। शॉक थेरेपी को नहीं अपनाता तो वो फिर क्या करता है, शॉक थेरेपी को नहीं अपना के वो अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलता है, ठीक है। जो चाइना देश है आपका, वो शॉक थेरेपी को नहीं अपनाता। शॉक थेरेपी क्या होता है, शॉक थेरेपी मतलब होता है कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण शॉक थेरेपी कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो चाइना देश है आपका, वो शॉक थेरेपी को नहीं अपनाता, वो उसके बदले क्या करता है, अपनी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप खोलता है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि 1972 में चाइना जो है वो अमेरिका से संबंध को सुधार लेता है, ठीक है, और वो आर्थिक एकांतवास को खत्म करता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका अर्थ ये है कि जो चाइना है वो क्या करता है, अमेरिका से और अन्य देशों से संबंध को सुधारना चाहता है, जिससे वो एकांत ना रहे, ठीक है, अकेले ना रहे। और उसके बाद 1973 में क्या करता है जो चाइना है, वो क्या करता है, चाइना के जो पीएम होते हैं चाउ एन लाई, वो क्या करते हैं, 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखते हैं, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो 1978 में क्या होता है, जो आपके देंग सियाओपिंग नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुले द्वार की नीति चलाते हैं, ठीक है। खुले द्वार की नीति वो लेके आते हैं, ओपन डोर पॉलिसी वो लेके आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसी तरीके से जो चाइना है वो अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेप बाय स्टेप खोलता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो चाइना में खेती का निजीकरण 1982 में हुआ। तो आप देख सकते हो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो स्टेप बाय स्टेप खुली है, ठीक है। मतलब कि चाइना ने क्या किया, खेती का जो प्राइवेटाइजेशन किया वो 1982 में किया। और उसके बाद चाइना ने क्या किया, उद्योगों का जब प्राइवेटाइजेशन किया वो 1998 में किया, ठीक है। तो 1998 में क्या करता है, वो उद्योगों का निजीकरण करता है। 1982 में वो क्या करता है, खेती का निजीकरण करता है। और इसके बाद क्या होता है, व्यापार के लिए जो चाइना देश है वो क्या करता है, क्योंकि व्यापार के लिए एक बाधा आ जाती है, तो बाधा को हटाने के लिए जो चाइना देश है वो क्या करता है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बनाता है, जिससे जो विदेशी इन्वेस्टर सब लोग हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो यहाँ पर आए और आने के बाद वो क्या करे, वो यहाँ पर आके इंडस्ट्री को खड़ा कर सके। कहाँ पर, चाइना में आए और इंडस्ट्री को खड़ा कर सके, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और फिर चाइना में खेती का निजीकरण करने के कारण क्या होता है, जब खेती का निजीकरण 1982 में किया जाता है तो उसके कारण कृषि उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है, कृषि की उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है। और उसके बाद ग्रामीण आय बढ़ता है और ग्रामीण बचत भी हमें देखने के लिए मिलता है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो कृषि की जब उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उद्योगों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो अगर कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी तो उससे उद्योगों की संख्या भी बढ़ेगी। जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले एक मॉडल भी बताया था। उस मॉडल में मैंने क्या बताया था कि चाइना क्या करेगा, खेती करके पैसा लेके आएगा, पैसा लेके आके वो उद्योग को खड़ा करेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था, जो चाइना का एक मॉडल था, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो चाइना में खेती का निजीकरण जो होता है उसके कारण क्या होता है, निजीकरण के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, उससे पैसा आता है, पैसा आने के बाद इंडस्ट्री की संख्या भी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रोग्रेशन को हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, उसके राइजिंग को हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा,
ठीक है। चाइना में व्यापार के लिए नए नए कानून और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, चाइना में क्या किया जाता है, व्यापार के लिए नए कानून और विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। चाइना के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है। अगर अभी के समय अगर हम लोग बात करें तो चाइना के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, जिससे वह दूसरे देशों से निवेश कर सकता है। ठीक है, जो चाइना है उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, जिससे जो चाइना देश है वो दूसरे देशों में क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। 2001 में चाइना विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। ठीक है, तो 2001 में क्या होता है, जो चाइना है वो विश्व व्यापार संगठन जो आपका WTO है, ठीक है, उसमें शामिल हो जाता है। अगर हम लोग चाइना की कुछ समस्याओं के बारे में बात करें, क्योंकि चाइना की उत्थान को तो हमने बहुत देखा, ठीक है, चाइना के प्रोग्रेशन को हमने बहुत देखा, लेकिन चाइना में क्या सभी लोगों को इसका लाभ मिला होगा, इसको थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चाइना जो है उसकी समस्या, उसकी प्रॉब्लम ये है कि चाइना में सभी लोगों को सुधारों का फ़ायदा लाभ नहीं हुआ था। ठीक है, सभी लोगों को लाभ नहीं मिला, बेरोज़गारी जो था वो बढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट हमें बढ़ते हुए देखने के लिए मिला था। चाइना में 10 करोड़ लोग रोज़गार की तलाश में हैं। ठीक है, इन लोगों को रोज़गार नहीं मिला, 10 करोड़ लोगों को, और इसके अलावा जो महिला लोग हैं उनको भी रोज़गार नहीं देखने के लिए मिला है। ठीक है, और अगर हम लोग चाइना में बात करें तो वहाँ पर हम लोग को भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है। भ्रष्टाचार मतलब कि वहाँ पर हमें करप्शन देखने के लिए भी मिला है। ठीक है, ये कुछ उसकी समस्याएं हैं। ठीक है, चाइना में गांव और शहर में रहने वाले लोगों के बीच फासला बढ़ गया है। जो गांव और शहर में रहने वाले लोग हैं उनके बीच हमें गैप देखने के लिए, दूरी देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, जो चाइना देश है आपका वो व्यावसायिक साझेदार बन गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है चाइना बना व्यावसायिक साझेदार। ठीक है, ये व्यावसायिक साझेदार बन गया कैसे, तो अगर हम लोग बात करें तो चाइना का जापान, USA, आसियान में जितने भी कंट्री है, ठीक है, ईस्ट एशियन नेशंस के जितने भी कंट्री है, ठीक है, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ाया था, तो जो चाइना का जापान, USA, आसियान और रसिया में व्यापार होता है। ठीक है, तो चाइना का जो है इन सभी देशों से जब व्यापार होता है तो ये जो देश है ना, ये जापान, USA और आसियान और रसिया की बात करें तो ये जितने भी देश है, जब भी व्यापार होता है तो उस समय अगर चाइना से कोई विवाद होता है, ठीक है, कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है तो उसको भी भूल जाते हैं, बोलते हैं पहले व्यापार कर लेते हैं उसके बाद लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, पहले व्यापार पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इस तरीके का इनका एक हम लोग कहेंगे पॉलिसी होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि जो चाइना है वो जल्द ही, ठीक है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द ही चाइना जो है वो ताइवान के साथ विवाद ख़त्म हो जाएगा। चाइना का जो विवाद ताइवान के साथ चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा बहुत ही जल्द। ठीक है, और ताइवान चाइना में शामिल भी हो जाएगा। ठीक है, जो ताइवान आपका देश है, ठीक है, क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान को अपना बताता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और 1997 में चाइना ने आसियान देशों की मदद की है। ठीक है, वित्त संकट आने के बाद, जब वित्त संकट आया था आसियान देशों में, तो उस समय जो चाइना है उसने ही मदद की थी, 1997 में किया था। 1 मार्क्स के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब हम लोग अपने एक इंपॉर्टेंट कार्टून को देखते हैं जो आपका ड्रैगन वाला कार्टून है, उसके बाद हमारा वीडियो फिनिश हो जाएगा। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कार्टून को। हमने अच्छी तरीके से चाइना के बारे में पढ़ लिया है, चाइना की इकोनॉमी के राइजिंग को देख लिया है। ठीक है, अच्छी तरीके से उसके अर्थव्यवस्था के उत्थान को जान लिया है। ठीक है, अब हम लोग अपने एक इम्पॉर्टेंट कार्टून को देखेंगे जो चाइना से रिलेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। तो अगर आप देखोगे तो चाइना जो है, इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि इस कार्टून में बताया क्या क्या गया है। ठीक है, इस कार्टून में क्या क्या चीज़ बताया गया है। तो अगर आप कार्टून में देखोगे तो कार्टून में यहाँ पर आपको एक पृथ्वी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब पृथ्वी जो है, यहाँ पर आपको पृथ्वी के ऊपर एक दीवार देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको और क्या देखने के लिए मिल रहा है, चाइना का ड्रैगन। ठीक है, ड्रैगन आपको देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर आपको दीवार देखने के लिए मिल रही है जो आपका चाइना का ही दीवार है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, आपसे पूछा भी जाता है कि छोटा सा व्यक्ति कौन है, तो ये छोटा सा व्यक्ति है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ये छोटा सा व्यक्ति। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और अगर हम लोग देखें तो आपसे पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कार्टून किस देश से संबंधित है। ये जो कार्टून है ये कौन से देश से संबंध रखता है।
तो ये जो कार्टून है ये चाइना देश से संबंध रखता है। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, सेम ऐसा ही आपसे पेपर में ही पूछा जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यह कार्टून विश्व को क्या संदेश दे रहा है। ठीक है, ये जो कार्टून है ये विश्व को क्या संदेश देना चाह रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो ये कार्टून जो है विश्व को ये संदेश देना चाह रहा है कि जो चाइना है वो 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और शायद अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे। ठीक है, यहाँ पर आप जैसा देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चाइना का ड्रैगन और चाइना का वॉल हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से चाइना की इकोनॉमी के बारे में जाना, उसके ग्रोथ के बारे में जाना, उसके राइजिंग के बारे में जाना। ठीक है, और आपको कैसा समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसके साथ साथ अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करना जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना पाते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।